नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 9 दिन बाद दूसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने करखिया गांव में 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं व उनके रिश्तेदारों के नाम पर हुई जमीन खरीद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को धमाका हो गया। इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही स्पीड को लेकर एक नया नियम बनाने वाली है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की आज अलीगढ़ में जनसभा थी। पत्नी और बेटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब वे जनसभा में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 9 दिन बाद दूसरी बार वाराणसी पहुंचे। उन्होंने करखिया गांव में 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा 1,70,000 पशुपालकों के बैंक खाते में कुल 35 करोड़ 19 लाख रुपए बोनस भी ट्रांसफर किए। सबसे पहले उन्होंने भोजपुर में लोगों को अभिनंदन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने काशी को ऐसी सौगात दी है जिसे हजारों वर्षों से काशी को जरूरत थी। देश दुनिया काशी को निहार रही है। काशी को पीएम मोदी ने देश में पहचान दिलाई है। काशी में बनास डेयरी का शिलान्यास कर किसानों को पीएम जो है वो बोनस भी दे रहे हैं। यूपी के 20 लाख से अधिक परिवारों को उनके मकान और जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। बनारस डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने पीएम मोदी को सदरी भी पहनाई और शंकर चौधरी ने अमूल परिवार से जुड़े लाखों पशुपालकों की ओर से पीएम को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। यूपी के सुशासन की नींव रखने वाले सीएम योगी का भी किसानों की ओर से स्वागत किया गया। वाराणसी आने से पहले पीएम ने बुधवार रात ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कल का दिन विकास कार्यों को समर्पित रहेगा। पीएम मोदी का दिसंबर के 17 दिनों में यह यूपी का 6वां दौरा है। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन को देखते हुए सपा, कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए उनकी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था में 11 आईपीएस अफसरों के नेतृत्व में पुलिस, पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री का जनसभा स्थल जो है वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है और जनसभा स्थल में किसी को भी काले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में अफसरों और नेताओं व उनके रिश्तेदारों के नाम पर हुई जमीन खरीद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि बीजेपी की 300 सीट जीतने के दावे में दम नहीं है। यदि ऐसा होता तो चुनावी दौर में इतनी लुभावनी घोषणा की जरूरत न पड़ती। छात्रों को लालच देने की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्रीय नेताओं व मंत्रियों को थोक में यूपी के लिए लाने की जरूरत न पड़ती। इस बार सत्ता में बीएसपी ही आने वाली है। हमारे कार्यकर्ता यही फीडबैक दे रहे हैं। मायावती ने कहा कि जो मैदान में घूम रहे हैं वो घबरा गए। हमारी पार्टी के लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद कौन मजबूत है खुद ही इसका खुलासा हो जाएगा। फोन टैपिंग पर मायावती ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी यही किया था। बड़े पैमाने पर इल्जाम लग रहे हैं, आरोपों में सच्चाई हो सकती है। मायावती ने आज ही बसपा ने प्रदेश भर के पदाधिकारियों की अहम बैठक भी लखनऊ में बुलाई है और इस बैठक में चुनाव को लेकर मंथन होगा। बैठक में 75 जिलों के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। मायावती ने उनसे कहा है कि बसपा सरकार के दौरान हुए कामों को जनता को बताएं। पंजाब के लुधियाना स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को धमाका हो गया। इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि धमाका तीसरी मंजिल पर हुआ। इस हादसे में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो कोर्ट में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके लिए काफी भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। धमाका होते ही कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई।
चश्मदीद के मुताबिक यह धमाका कोर्ट के बाथरूम में हुआ। उन्होंने दावा किया कि किसी व्यक्ति ने आकर इस विस्फोट को अंजाम दिया है। हादसा दोपहर के करीब 12:45 पर हुआ। फिलहाल घटनास्थल पर बम दस्ता पहुंच गया है। रिपोर्ट्स की माने तो गुरुवार को वकील हड़ताल पर थे, जिसके चलते परिसर में भीड़ कम थी। इसी महीने गुरदासपुर जिले में 4 हैंड ग्रेनेड और टिफिन बम भी मिला था। इस बात की जानकारी पंजाब पुलिस ने दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ग्रेनेड और टिफिन बम एक बोरी में छिपाए गए थे। पुलिस ने इन्हें सीमावर्ती जिले के सलेमपुर अरैया गांव से बरामद किया था। इससे 2 दिन पहले ही पुलिस ने प्रदेश के दीदा नगर में भारी मात्रा में RDX भी बरामद किया था। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही स्पीड को लेकर एक नया नियम बनाने वाली है, जिसमें अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित दासना में कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही हाईवे और एक्सप्रेसवे पर स्पीड को लेकर नया नियम बनेगा। अगर कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ेगा तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, जो एविडेंस बनेगा और फिर उसके आधार पर FIR दर्ज की जाएगी। डासना में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल रूम बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम से लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। जापान और जायका के सहयोग से यह बना है। आपको बता दें कि डासना में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो कंट्रोल रूम बिल्डिंग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई है। नितिन गडकरी ने कहा कि 5 साल के अंदर यूपी के रोड अमेरिकन और यूरोपियन स्टैंडर्ड से बनेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लखनऊ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के लिए 10 से 12 दिन के अंदर जो है उसका भूमि पूजन होगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से कानपुर और कानपुर से गाजियाबाद को जोड़ेगा। इसके बाद दिल्ली से इससे जुड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 10 से 12 दिन के अंदर में भूमि पूजन होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा का काम कर दिया गया है और अभी 1.5 लाख करोड़ का काम चल रहा है, जिसमें 1 लाख करोड़ की मंजूरी भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आ रही है और फिर हमारा सारा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यूपी में इंडस्ट्रीज आएंगी। उन्होंने कहा कि कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनने के बाद दूरी बहुत कम हो जाएगी और महज 40 मिनट में कानपुर से लखनऊ या लखनऊ से कानपुर आया जा सकेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की आज अलीगढ़ में जनसभा थी। पत्नी और बेटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर अब वे जनसभा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश वर्चुअल जनसभा को ही संबोधित करेंगे। हालांकि अखिलेश की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हम 3 दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले बुधवार को अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और बेटी की कोरोना रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई थी। इसके बाद दोनों ने खुद को ही घर में आइसोलेट कर लिया था। अखिलेश भी उस वक्त मैनपुरी में थे। उनका टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल अखिलेश ने लखनऊ में घर न जाने का फैसला दिया है। एहतियात के तौर पर उन्होंने 3 दिन के लिए खुद को आइसोलेट किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि वह आने वाले दिनों तक अपनी सभी सभाएं जो है वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो ब्रेक पे जाने से पहले रुक करेंगे एक बार फिर हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 9 दिन बाद दूसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने करखिया गांव में 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं व उनके रिश्तेदारों के नाम पर हुई जमीन खरीद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को धमाका हो गया। इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही स्पीड को लेकर एक नया नियम बनाने वाली है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की आज अलीगढ़ में जनसभा थी। पत्नी और बेटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब वे जनसभा में शामिल नहीं होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे
लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आयकर विभाग ने बुधवार को देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों शाओमी, वन प्लस और ओप्पो के ठिकानों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में चीनी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे गए। इन पर कर चोरी का आरोप है। शाओमी, वन प्लस और ओप्पो के दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटक समेत 15 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। तलाशी अभियान गुप्त आय और कर चोरी को लेकर खुफिया इनपुट पर आधारित है। रिपोर्ट की माने तो चीनी मोबाइल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, कोऑपरेटिव दफ्तर, गोदामों और मैन्युफैक्चरर्स के ठिकानों पर भी छापा जारी है और इसकी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसी साल अगस्त में चीनी टेलीकॉम से बनाने वाली कंपनी जेट के ठिकानों पर भी रेड मारी गई थी। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग को कर चोरी का पता भी चला था। इसके अलावा मोबाइल फोन बिजनेस, लोन एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़ी चीनी फर्म भी हाल ही में उसमें छापा मारा गया था। छापे की वजह कार्रवाई जो है केंद्रीय जांच एजेंसी ने की थी। ग्रेटर नोएडा में सुबह ओप्पो का ऑफिस खुलने के कुछ ही देर बाद ही करीब 11 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची। ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। टीम ने फिलहाल किसी के ऑफिस से बाहर जाने पर रोक लगा दी। टीम कंपनी के अफसरों की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग को यह जानकारी मिली कि ओप्पो कंपनी टैक्स चोरी और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में धांधली कर रही है। ड्रग केस में नामजद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कोर्ट का रुख कर लिया है। उन्होंने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला राजनीति से प्रेरित है। पंजाब चुनाव की वजह से कांग्रेस सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन कोर्ट में हो रही थी। अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला आज ही सुनाया जा सकता है। बहस के दौरान सरकारी वकीलों ने मजीठिया की याचिका का विरोध किया। उनका कहना है कि यह ड्रग्स कॉमर्शियल जो है क्वांटिटी से जुड़ा मामला है, इसलिए मजीठिया को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। वहीं मजीठिया के वकीलों का कहना है कि बिट्टू औलख और जगजीत चहल के जिन बयानों पर मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था वह पुराने हैं। मजीठिया के वकीलों ने याचिका में कहा कि कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू को खुश करने के लिए पुलिस और सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर भी रंजिश निकालने का आरोप लगाया है। इस मामले में जल्द सुनवाई हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अकाली दल से दुश्मनी निकाली जा रही है। कांग्रेस चुनाव की वजह से अफसरों को धमका रही है। मजीठिया पर कार्रवाई न करने की वजह से इकबाल प्रीत सहोता को डीजीपी पद से हटा दिया गया था। चट्टोपाध्याय ने 2003 में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ झूठे केस की जांच की थी। वह बेबुनियाद केस था, इसलिए आरोप साबित नहीं हुए थे। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में कई कांग्रेसी दिग्गजों को झटका दिया है। बुधवार रात को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें अध्यक्षता अजय माकन ने की। इसमें फैसला लिया गया कि पंजाब चुनाव में एक परिवार के सदस्य को ही टिकट दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने इस फैसले की पुष्टि की। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी पठाना से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वह सीनियर मेडिकल अफसर पद से इस्तीफा तक दे चुके हैं। वहीं कपूरथला से मंत्री राणा गुरजीत के बेटे को भी सुल्तानपुर लोधी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में कुछ नेताओं ने सिद्धू के रवैये को लेकर नाराजगी भी जताई। सिद्धू पंजाब में रैलियों का टिकट की जो है घोषणा करते जा रहे हैं। हालांकि वे सांकेतिक तरीके से ऐसा करते हैं। सिद्धू कादिया में मौजूदा एमएलए फतेह जंग बाजवा को टिकट के संकेत दे आए, लेकिन बाद में अब सांसद प्रताप बाजवा सक्रिय हो गए हैं। झारखंड विधानसभा से मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक पास होने के अगले ही दिन पलामू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ तंत्र की हैवानियत साफ दिख रही है। 11 सेकंड के इस वीडियो में लड़का एक पेड़ से उल्टा लटका दिख रहा है, जिसके पास लोगों की भीड़ खड़ी हुई। युवक रोते हुए अपने जान की भीख मांग रहा है और लोग उसकी पिटाई करते दिख रहे हैं। वहीं भीड़ में शामिल एक युवक मोबाइल फोन से वीडियो भी बना रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामला पलामू जिले के नीलांबर पीतांबरपुर
ढूंगरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव का है। यहां गांव की लड़की के साथ युवक को देखकर लोग आक्रोशित हो गए और उसको पैर बांधकर एक पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। फिर उसकी जमकर पिटाई भी की गई। मामला करीब 5 दिन पुराना है, लेकिन वीडियो बुधवार देर शाम को आया। पिटाई के बाद घायल युवक को जख्मी हालत में छोड़ा गया। घटना से युवक और उसका परिवार काफी डरा सहमा है, जिस कारण उन्होंने थाने को भी इसकी जानकारी नहीं दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को घटना का पता लगा। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पीड़ित युवक सतबरव थाना क्षेत्र के झावर गांव का रहने वाला है। वह ताबर के रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने कर्मा गांव गया था, जहां पर लोगों ने उसको पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मेवाड़ दौरे के बाद अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया उदयपुर संभाग में दौरा करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज प्रदेश बीजेपी की जन आक्रोशित रैली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इस रैली के लिए चित्तौड़गढ़ को उन्होंने चुना है। दोपहर 12 बजे पुनिया चित्तौड़गढ़ में जन आक्रोश रैली को उन्होंने संबोधित भी किया। शाम को 4 बजे सामलिया जिया के मंदिर में दर्शन उन्होंने पूजा की और पुनिया 23 से 26 दिसंबर तक 6 जिलों चित्तौड़, उधमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद, जिला लेवल पर बैठ के प्रशिक्षण शिविर, आजीवन सहयोग, निधि मंदिर दर्शन, खेलकूद प्रतियोगिता, समापन समारोह जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 9 दिन बाद दूसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने करखिया गांव में 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं व उनके रिश्तेदारों के नाम पर हुई जमीन खरीद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को धमाका हो गया। इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही स्पीड को लेकर एक नया नियम बनाने वाली है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की आज अलीगढ़ में जनसभा थी। पत्नी और बेटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब वे जनसभा में शामिल नहीं होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत जारी है। अब मध्य प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। कल हमने पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत कर दी। आज जल्दी सुनवाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध कर रही है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं कराने का आश्वासन दिया था। अब तक सरकार ने आरक्षण को लेकर क्या किया बताएं। इसको लेकर दोपहर विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। हालांकि गुरुवार को विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने के पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवा दिया था। गिनती गिना दी थी कि 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर देंगे, इसलिए राहुल बाबा आ नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने राजस्थान में इनका नाम तक नहीं लिया। अब कमलनाथ को 10 जनपद में जगह चाहिए तो वो राहुल की जगह प्रियंका को बुलवाने की बात कर रहे हैं। सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने शिवराज सिंह सरकार की विवाह सहायता योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शर्मा ने विधानसभा में इसको लेकर बुधवार को सवाल लगाया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब सिरोंज जनपद में सरकारी योजना के तहत 6000 कन्यादान के लिए 51 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे। ये राशि भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को विवाह सहायता के नाम से निकाली गई है।
इसे लेकर विधायक ने प्रश्नकाल में शर्मा से सवाल उठाते हुए कहा कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विरुद्ध 1 साल से कार्रवाई नहीं की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने निर्देश दिए कि राज्य स्तर से जांच करवाएं। जवाब में श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सिरोंज जनपद पंचायतों में विवाह सहायता योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। विदिशा जिला पंचायत के सीईओ ने जवाहर सिंह और गोविंद सिंह की शिकायत पर जांच कराकर रिपोर्ट भी दे दी है। इसमें पता चला है कि विवाह पहले हो गया था, पंजीयन बाद में कराया गया, जो नियमानुसार गलत है, कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करने जा रही है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसे लोग ट्रेन और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि 1 जनवरी 2022 से प्रदेश में नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। दोनों डोज नहीं लगवाने वाले रोडवेज, बसों और ट्रेनों में सफर नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों जैसे मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मॉल में भी जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने 1 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों की पब्लिक प्लेस पर एंट्री बैन करने का भी ऐलान तो कर दिया है, मगर इसका आदेश को कैसे लागू किया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। ट्रेनों और बसों में चढ़ने वाले यात्रियों के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहां और कैसे चेक किए जाएंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। इसी तरह मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी दफ्तरों, बैंकों और मॉल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का मैकेनिज्म क्या रहेगा, इसे लेकर भी अभी क्लियरिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी गणित सुलझाने 24 दिसंबर को प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह होंगे। गृह मंत्री अमित शाह शहरी, उत्तरी, शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी में रोड शो करेंगे और केंद्र व यूपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। प्रियंका गांधी के मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे से घबराई बीजेपी ने प्रयागराज में मातृ शक्ति कार्यक्रम के बहाने प्रदेश भर की महिलाओं और छात्राओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अप्रत्यक्ष अपील कर डाली। मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के नौनिहालों को न सिर्फ दुलारा और पुचकारा, बल्कि उन्हें अपनी गोद में भी उठाया। अब 24 दिसंबर को चुनावी गुणा गणित के माहिर माने जाने वाले अमित शाह भी प्रयागराज आ रहे हैं। वे प्रयागराज में जन विश्वास यात्रा की अगुवाई भी करेंगे और जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। गाजीपुर से निकली जन विश्वास यात्रा गुरुवार शाम प्रयागराज पहुंच रही है। पहले यमुना पार की सभी 4 विधानसभा सीटों पर ये जाएगी और इसके बाद शहर की 3 व गंगा पार की 5 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया, अमित शाह प्रयागराज शहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अभी स्थान और समय तय नहीं है। 19 दिसंबर को गाजीपुर से शुरू हुई इस यात्रा को प्रयागराज के बाद कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से होते हुए 3 जनवरी को अमेठी में समाप्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में कथित अनियमितता सामने आने के बाद राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। गुरुवार को यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच की जाए। देश में लगभग हर घर ने राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ न कुछ दान दिया है। घर घर जाकर प्रचार भी किया गया। ये भक्ति की बात है और इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दलितों की जमीन के टुकड़े जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था हड़प लिया गया। वाड्रा ने दावा किया कि जमीन के कुछ टुकड़े कम मूल्य के थे और ट्रस्ट को बहुत अधिक कीमत पर उन्हें बेचे गए हैं। इसका मतलब साफ है कि दान के माध्यम से एकत्र किए गए धन के संबंध में एक बड़ा घोटाला है। प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार ने कहा था कि वह जांच कराएंगे, लेकिन यह जांच जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी करेगा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि जिसमें मामले में मेयर विटनेस हो वहां कैसे सही जांच हो सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट या उसके स्तर की जांच कराई जाए। प्रियंका ने कहा कि किसी भी जिलाधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वह इतने बड़े सरकारी पद पर बैठे शख्स की जांच कर सके। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की भी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए गरीबों ने चंदा दिया है, पूरे देश की आस्था का प्रश्न है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ही नहीं, इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।